दोस्तों आज की वीडियो में हम DD फ्री डिस्क के SMPS का सेकेंडरी सेक्शन का जितना भी फॉल्ट्स आता है उसको क्लियर करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने दोनों SMPS के प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट का सॉल्यूशन करना सीखा था, जिसमें मैंने एक मैं IC का बताया था आपको और दूसरे में अदर फॉल्ट्स का बताया था। उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी सारी कमेंट्स की थी कि सर सेकेंडरी सेक्शन का भी उसका बताओ। तो यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट आपको नॉलेज दूंगा, एक एक फॉल्ट पर बात करूँगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो गारंटी देता हूँ कि आप सेकेंडरी सेक्शन में जितने भी फॉल्ट्स आते हैं, वोल्टेज कम आना, ज़्यादा आना या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स भी आता है या फिर किसी एक वोल्टेज का ना आना, तो वो जितना भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो को देखकर कर लेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। यार आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मैं नॉलेज लेके आता रहता हूँ और डिफरेंट टाइप से मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यार एक लाइक आप लोगों की तरफ से ज़रूर होना चाहिए। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 500 लाइक का। आई होप कि आप लोग अब तक कर चुके होंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बहुत अच्छी से अच्छी नॉलेज हमेशा देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी सेक्शन में आपको जो आउटपुट मिलती है उसमें काफ़ी बार डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि 3.3 वोल्ट। इसमें क्या क्या मिलती है सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। वैसे पता होगा आप लोगों को, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि उसमें समझाने में मुझे और आसानी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर 3.3 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ग्राउंड और 5 वोल्ट। टोटल मिला के 4 वोल्टेज आउटपुट होती है इस SMPS से। एक 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। अभी यहाँ पर इन सब का क्या काम है और मतलब ये भी बता दूंगा कि ये कार्ड में किस किस जगह के लिए जाती हैं, ये जितनी भी आपकी वोल्टेज होती है किस किस सेक्शन के लिए जाती है, ये तो बताऊंगा ही। साथ में इसमें जो भी फॉल्ट आता है वो भी आपको बताऊंगा और कार्ड पे भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बेसिक्स सा आपको बता दूंगा नॉलेज कि कार्ड पर भी अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत आती है तो उसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब उससे पहले मैं आपको ये सब क्लियर समझाऊं, उससे पहले जिस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती रहती हैं उसको मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। देखिए सबसे ज़्यादा ये सप्लाई में आजकल यूज़ हो रही है, तो इसी को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली के तौर पे ले रहा हूँ और ये बिल्कुल नया SMPS है। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं ये नया SMPS है। यहाँ पर जो इसका कनेक्टर लगता है ना, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर सोल्डिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है और बिल्कुल न्यू SMPS है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं पुराना SMPS लेता तो वहाँ पर आपको वोल्टेज में गड़बड़ी लगती, तो इसलिए आपको नए SMPS में बताऊँगा, क्योंकि इसमें भी वोल्टेज जितना लिखी हुई है उससे ज़्यादा ही आउटपुट होती है। वो क्यों होती है, वो कब हमारी ठीक होती है, ये अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन दोनों वायर को सोल्डरिंग करके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर इस कनेक्टर को मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, यानी कि वायर को कनेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर अब वोल्टेज चेक करवा के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके फॉल्ट का सॉल्यूशन करना बताऊँगा। उससे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एक चीज़ आपसे मैं बताऊँगा, अगर आप इसको कार्ड के साथ नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ पर से एक ची 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 करके बहुत ही पतली सी एक आवाज़ सी सुनाई देती है। काफ़ी सारे लोगों ने इस बारे में भी मुझे कमेंट की थी। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ किस टाइप से आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। एक मिनट आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, शायद आपको सुनाई दे रही है। नहीं सुनाई दे रही तो आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ पर एक साउंड निकलता है। दरअसल वो जब IC आपका स्विचिंग करके आप इसको SMPS ट्रांसफार्मर को देती है, SM ट्रांसफार्मर को देती है, तो ये जो साउंड आता है ये ट्रांसफार्मर से आता है। स्विचिंग होते हुए ये साउंड आता है, तो इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये हर किसी ट्रांसफार्मर ऐसा ही साउंड आता है। तो अब आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गया। अब इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक कमेंट और भी आई थी, सर ये वाला मल्टीमीटर आप यूज़ मत करिए क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है। चलिए इसको भी मैं साइड रखता हूँ और उस मल्टीमीटर को यूज़ करता हूँ जो आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है। दरअसल जो नए मैकेनिक होते हैं उनके पास ये मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा होता है, तो इससे मैं वोल्टेज चेक करवा के दिखाता हूँ। इसको 200 पे, चलिए 20 पे सेट करता हूँ। अब आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर 2 ग्राउंड के पॉइंट्स बने होते हैं, यहाँ से दूसरे नंबर का और यहाँ से दूसरे नंबर का। तो सबसे पहले मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ और ग्राउंड करके आपको एक एक करके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। अब 3.3 वोल्ट, ठीक है, नई SMPS है और 3.3 की जगह पे यहाँ पर कितना आ रहा है वो आप देख लीजिए। कितना आ रहा है 4.3, मतलब लगभग एक वोल्ट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आपको मेंशन तो यहाँ पर 3.3 किया गया है लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा मेरे को कमेंट आया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट 12 वोल्ट पे चलते हैं। वहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट मिल रहा है। भाई लिखा तो 12 वोल्ट है लेकिन 15 वोल्ट क्यों मिल रहा है, इस पर भी कमेंट आया था।
और यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट है, तो 24 वोल्ट को चेक करने के लिए हमें 200 पे सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर चेक करेंगे तो 24 की जगह आपको कम मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट की जगह यहाँ पर अब 5.1, मतलब 5 वोल्ट की जगह फिक्स 5 वोल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन अदर वोल्टेज थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ, इसमें इस SMPS से आप ना कोई भी चीज़ चलाना चाहें, जैसे कि आप हैवी लोड की चीज़ है वो नहीं चल पाती हैं। सिर्फ ये आपका जो कार्ड वगैरह आप कोई जैसे कोई एम्पलीफायर बोर्ड चलाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, कोई ऐसी चीज़ चलाना चाहते हैं जो कम लोड लेती हैं, वो इससे चल जाएंगी। जैसे कि इसमें से जो 12 वोल्ट मिल रही है उससे आप नॉर्मली एम्पलीफायर चला सकते हैं, और इसमें से दो ही वोल्टेज आप ले सकते हैं, एक 5 वोल्ट और एक दूसरा 12 वोल्ट। और यहाँ पर एक और कनेक्टर मिलता है जिसमें हमें और इसमें अलग से 12 वोल्ट मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो जब एम्पलीफायर अगर इससे चलाना चाहें तो एक इस कनेक्टर से 12 वोल्ट ले लीजिए, और 5 वोल्ट का कोई चीज़ चलाना चाहते हैं तो इधर से आप ले लीजिए वो 5 वोल्ट का। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इसमें वोल्टेज इतना बढ़ के क्यों आ रही है। कभी भी दोस्तों आपको वोल्टेज जो आप करते हैं ना, वो इसमें मत करें। इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है, एम्पियर बहुत कम होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें एक कार्ड को पहले इंसर्ट कर लीजिए, कार्ड को इंसर्ट करने के बाद फिर वोल्टेज आपने चेक करना है, उसके बाद देखेंगे आप वोल्टेज बिल्कुल आप एक्यूरेट पाएंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाऊँगा आपको, देखिए कार्ड भी ऑन हो चुका है, इसको रखता हूँ साइड पे। अब इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ग्राउंड इधर से भी कनेक्टेड हो चुका है, तो अब ग्राउंड को यहीं पर लगा लेता हूँ, ये भी ग्राउंड के ही पॉइंट हैं। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे, जहाँ पर हमें 3.3 की जगह हमें 4.3 मिल रहा था, ठीक है, अब वहाँ पर कितना मिल रहा है, देखिए 3.3 की जगह देखिए कितना मिल रहा है, 3.1। बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट आपको वोल्टेज मिल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने लोड में वोल्टेज चेक करना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद लोड में वोल्टेज चेक करना है, सिंपल से वोल्टेज नहीं चेक करना है। सिंपल में आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा। अभी यहाँ पर 12 वोल्ट जो मिल रहा था उसकी जगह पे देखिए यहाँ पर 16 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, एम्पियर बहुत कम मिलता है, यानी कि 200-300 मिली एम्पियर के आसपास में मिलता है। आप 24 वोल्ट की जगह पे आपको 22 वोल्ट मिल रहा है, अभी तक कितना 20 वोल्ट मिल रहा था। तो यहाँ पर जब ये सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट हुई और यहाँ से ये करंट बैक मारता है, तब जाके यहाँ पर वोल्टेज बढ़ती है। तो ये देखिए एक ही ट्रांसफार्मर से ये सारी की सारी लाइन कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन हो रही है। इस चीज़ से आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना है, ये आपको ज़्यादा ही दिखाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट की जगह बिल्कुल 5 वोल्ट नहीं आ रही, बिल्कुल 4.8 आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, इस सप्लाई में 5 वोल्ट जो आपको पॉइंट मिलता है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है या नहीं होती है ये अभी आपको क्लियर मैं करवाऊँगा। उससे पहले आपको मैंने बता दिया, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो माइंड मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर आपका कार्ड आपको लगता है कि कार्ड फूक रहा है, तो तब जाके आपने क्या करना है, तब जाके इसकी वोल्टेज को फिक्स करने के लिए इसकी जो डायोड होती है वो उसको आपने चेंज करना है। वो अभी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, 1-2 कमेंट्स और आई थी मुझे कि सर यहाँ पर ये वाली आईसी बहुत हीट हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है और ये आईसी बहुत हीट हो रही है। यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई थर्मोमीटर है नहीं जिससे आपको इसका टेम्परेचर चेक करवा पाऊँ, लेकिन यहाँ पर दरअसल ये आईसी बहुत हीट होती है, मेन प्रोसेसिंग आईसी यही होती है। तो ये आपको हीट भी हो रही है तो माइंड नहीं करना है, क्योंकि ये हीट होती है भाई, आपका कार्ड है प्रोसेसिंग कर रहा है तो इसमें हीट तो होने को बनता ही है, इसको आप माइंड मत करना। भाई नया कार्ड है और नया यहाँ पर ये हमारा SMPS है, तो अभी भी ये हीट कर रहा है, ऐसे नहीं अब अदर पे भी चेक करोगे वो भी हीट करेगा, उसको आपने छोड़ देना है, तो हीट करेगा ही, बस कार्ड नहीं फूकेगा, इसकी टेंशन आप छोड़ दो। अब बात करते हैं इन वोल्टेज में, अगर कोई वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाए या आपको 12 वोल्ट की जगह आपको 0 वोल्ट मिले, 3.3 की जगह 0 वोल्ट मिले तो क्या होगा। अभी यहाँ पर उसको बताने से पहले आपको इस कार्ड का बता देता हूँ, ठीक है, इस कार्ड का बता देता हूँ कि वोल्टेज का क्या क्या महत्व है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी लाइनों को काट लेता हूँ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसको पहले डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो काम होगा हमारा ऑफलाइन काम होगा, AC करंट का या फिर DC का कोई ऐसे महत्व अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें अब बेसिक चीज़ें सीखनी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, इस कार्ड के लिए जो यहाँ से वोल्टेज मिल रही है उनका क्या महत्व है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट जो मिल रही है उसका क्या काम होता है इस कार्ड में,
उसका इस कार्ड को ऑन करने का काम होता है और सिग्नल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बूस्ट करने का यहाँ पर 3.3 वोल्ट का काम होता है। समझ गए हैं? मतलब इसमें जो 3.3 वोल्ट है उसका क्या काम होता है? इस कार्ड को ऑन करने का काम और सिग्नल क्वालिटी को बूस्ट करने का काम होता है। अभी आप लोग कहेंगे कि यार कैसे? देखिए यहाँ पर ये बैटरी है, आप लोग देख रहे हैं ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। आप समझ गए, 3.7 वोल्ट की बैटरी है। इससे मैं इस कार्ड को ऑन कर लूँगा। आप यकीन नहीं करेंगे, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को पता हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इतना मैं जानता हूँ। देखिए यहाँ पर 3.3 और ये ग्राउंड का पॉइंट है, वहाँ पर मैं इस बैटरी को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक कार्ड हमारा ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कार्ड ऑन हो चुका है। अब आप शायद यकीन कर रहे होंगे कि ये कार्ड 3.3 वोल्ट से ऑन हो जाता है। देखिए हमने इसको 3.3 वोल्ट दिया है तो ये कार्ड हमारा ऑन हो चुका है। उसमें अदर से कोई सप्लाई नहीं दी है, ये आपके सामने है। देखिए ट्राई करके देखिए, ये इससे ऑन हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि इसका काम कार्ड को ऑन करने का होता है। और ये ट्रिक आपको पसंद आई तो यार लाइक तो बनता ही है। देखिए ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अभी क्या है कि 3.3 वोल्ट का हमारा बता दिया मैंने, ये काम होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये 12 वोल्ट, यहाँ पर जो 12 वोल्ट इस कार्ड से, मतलब इस SMP से जो 12 वोल्ट इस कार्ड को मिलती है वो किस लिए होती है? वो होती है आपका ऑडियो सेक्शन के लिए, ठीक है, ऑडियो वीडियो सेक्शन के लिए होती है। ऑडियो वीडियो सेक्शन बोले तो एक मिनट आपको बताऊं मैं, ये देख सकते हैं ये कनेक्टर के पीछे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर वीडियो के लिए होता है। अगर इस ट्रांजिस्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो आपका अच्छी तरीके से नहीं आ पाती, वीडियो की जगह पे बिल्कुल पर्दा दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप ज़रूर देख लेना, उसको मैं ज़रूर आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट इस SMPS से इसको मिलती है वो यहाँ पर ऑडियो IC और वीडियो के लिए मिलती है। जो यहाँ पर अगर आपका कभी भी ऑडियो का प्रॉब्लम आता है तो इस कार्ड में इस ऑडियो IC को आप चेंज कर लेना, ठीक है। अब आवाज़ फट के आ रही है आवाज़, या फिर आपको नहीं मिलती है, सिर्फ आपको वीडियो मिलती है, तो उस वक्त आपने इस IC को चेंज कर लेना है। 4558 इसका नंबर होता है। इस IC को आपने चेंज कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से जो 12 वोल्ट मिल रही है वो सिर्फ ऑडियो सेक्शन के लिए होती है। अभी क्या है कि 12 वोल्ट के बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज आती है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट जो जा रही है आपकी वो जाती है LNB, मतलब इस सेक्शन के लिए, आपका सिग्नल सेक्शन के लिए, मतलब इस सिग्नल IC के लिए जाती है। और आपने देखा होगा ना LNB पे आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, और यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करें, कभी कभी तो आपको करंट भी, आपको कभी बरसात में आपने देखा होगा LNB के कनेक्टर को गलती से हाथ लगाने पर आपको करंट भी लग जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होती है और थोड़ा सा अर्थिंग की वजह से भी आपको करंट वगैरह, देखिए आपको मैक्सिमम 50 वोल्ट तक किसी बंदे को करंट नहीं लगता है DC में। हाँ थोड़ा सा बढ़ के लग जाता है, 50 वोल्ट तक वैसे करंट नहीं लगता है। हाँ पैर वगैरह गीले हों तब जाके करंट लगता है। तो इस वजह से आपको LNB पे ज़्यादा वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ से जो आपका 24 वोल्ट जा रही है ना, वो इस सेक्शन के इन दोनों डायोड से होते हुए जाती है इस जगह पे, IC से इधर पे, और LNB को वो ऑन करती है, तब जाके आपके सिग्नल वगैरह आती है। तो अगर आपका ये वोल्टेज डिस्टर्ब होती है तो LNB वगैरह की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती है। ये दोनों चीज़ आपने सीख ली, 12 वोल्ट ऑडियो वीडियो के लिए, 24 वोल्ट आपका LNB के लिए, 3.3 वोल्ट इसको ऑन करने के लिए। बाकी ये जो 5 वोल्ट होती है उसका कोई काम नहीं होता है। देखिए पहले जो कार्ड आते थे उनमें जो है RF सेक्शन होता था। RF बोले तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना, जो ब्लैक एंड वाइट TV में हम लोग एक सिर्फ एंटीना लगा के काम चला देते थे। ये अदर जो पोर्ट होता है यहाँ पर ब्लैक वाला, ये RF सेक्शन के लिए होता है। कभी आपका AV TV में वर्क नहीं कर रहा तो RF सेक्शन से भी आप TV को चला सकते हैं। तो आपको बता दिया, इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दी, जो 5 वोल्ट मिलती है RF सेक्शन के लिए मिलती है। लेकिन अब जो कार्ड आपके मार्केट में लॉन्च हुए हैं उसमें RF सेक्शन के पूरे कंपोनेंट्स या फिर पूरे उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ से जो 5 वोल्ट आती है इस पिन पे आती है। इस पिन पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी होती है, उन पे जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट हटाए गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें से RF सेक्शन को बिल्कुल हटा दिया गया। लेकिन आप किसी पुराने कार्ड को देखेंगे, जैसे कि आपको मैं एक पुराना कार्ड दिखाने की कोशिश करूँ जिसमें RF सेक्शन हो,
ये देखिएगा इस कार्ड में RF सेक्शन के सारे कंपोनेंट दिए गए हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस दी गई है, यहाँ पर ये कॉइल दी गई है, यहाँ पर इतने सारे कंपोनेंट दिए, ये सब RF सेक्शन के लिए दिए गए हैं। लेकिन अब जो आपके नए कार्ड आ रहे हैं उनमें कोई भी RF सेक्शन का कोई महत्व नहीं है। मतलब आप इस इसमें RF सेक्शन को लगा के देखें, नहीं आएगा बिल्कुल। इस पुराने और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल सारे कंपोनेंट हटा दिए गए हैं। अब 5 वोल्ट का कोई महत्व नहीं है। तो आपने देख लिया होगा कि सिर्फ इस कार्ड को मैनेज करने के लिए हमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 3.3 वोल्ट चाहिए होता है, और सभी वोल्टेज का महत्व आपको मैंने बता दिया। और मेरी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती हैं क्योंकि मैं समझाता हूँ तो बहुत ही डिटेल से समझाता हूँ। मतलब कह सकते हैं कि आप बाल की खाल निकाल देता हूँ, बिल्कुल वही मेरा काम है। ताकि जो भी वीडियो देखे, जो भी उसके सामने फॉल्ट आ रहा हो उसको आप वो क्लियर करते जाए। ये भी आपको समझा दिया। अब क्या है कि हाँ, एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा। ये कार्ड अगर कभी भी आपका ऑन नहीं हो रहा है, आपका सप्लाई बिल्कुल ओके है, तो कार्ड पे थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं सप्लाई के सभी वोल्टेज डिस्टर्ब जो हो रही है उस पर मैं फिर चलूँगा। अभी देखिए ये कार्ड अगर ऑन नहीं हो पा रहा तो आपने वैसे मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन आप क्या वीडियो ढूंढते हुए चलेंगे उसके लिए मैंने क्लियर भी कर दिया। ऑडियो सेक्शन और वीडियो सेक्शन को भी क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर अगर ये कार्ड बिल्कुल डेड है, अभी आपने करना क्या है, इस जगह पर ये जो IC आपको दिख रही है, यहाँ पर ये देखिए, इस प्रोसेसिंग IC के जस्ट यहाँ पर जो IC आपको दिख रही है वो होती है मेमोरी IC। काफ़ी सारे लोग इसका नंबर भी पूछते हैं। देखिए हर कार्ड में अलग अलग इसके IC के नंबर होते हैं। अगर आपका कार्ड यहाँ पर ये मॉडल नंबर सेम है, यहाँ पर अली AB 2028 लिखा हुआ है ना, अगर मॉडल नंबर सेम है तो अदर कार्ड की आप IC लगा सकते हैं। अगर अदर कार्ड में कोई और प्रॉब्लम है, IC बिल्कुल ओके है, तो उसकी आप मेमोरी IC यहाँ पर लगा सकते हैं। इस मेमोरी IC के करप्ट हो जाने की वजह से और ख़राब हो जाने की वजह से आपका कार्ड बिल्कुल डेड बताता है। डिस्प्ले में ऑन लिखा हुआ आता है, फिर ऑफ हो जाता है, ऑन लिखा ऑफ हो जाता है, या फिर ऑन लोगों पे हैंग हो जाता है, या फिर कार्ड बिल्कुल डेड पड़ जाता है। ये प्रॉब्लम्स हमारी आती है। और दूसरा है, वैसे सबसे ज़्यादा 80% मेमोरी IC की वजह से आपका प्रॉब्लम आता है। और जो वैसे अदर प्रॉब्लम्स, अगर आपको मेमोरी IC बिल्कुल ओके लग रही है तो उससे पहले अपने रेगुलेटर पे वोल्टेज चेक करनी है। ये रेगुलेटर होता है आपका, यहाँ से जो 3.3 वोल्ट जाती है इस रेगुलेटर पे, और यहाँ से रेगुलेट होके 1.7 वोल्ट आपका जाती है इस प्रोसेसिंग IC के लिए, तब जाके ये मेमोरी IC के साथ मिलके पूरा काम करता है। और ये रोम IC होती है। तो सभी IC के अपने अपने महत्व हैं। यहाँ पर सिग्नल IC है, उसका काम सिग्नल को मैनेज करने का है। सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी 0 आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो ये सिग्नल IC का प्रॉब्लम है, उसको भी आप सिग्नल IC को चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया, उसको भी ज़रूर देख लेना। सभी की लिंक मैं देते चलूँगा। अब इसको रखते हैं साइड पे। और एक चीज़ और हो सकता है, अभी आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा और हो रही हो, तो इस रेगुलेटर को कैसे चेक करते हैं। तो इस रेगुलेटर का जो ग्राउंड पॉइंट होता है वो आपको पहले बता देता हूँ। देखिए हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक ये नहीं बताया, सिर्फ समझा है, तो थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ। इस रेगुलेटर का जो ग्राउंड पॉइंट होता है वो होता है ये देखिए, ये वाला, ये ग्राउंड पॉइंट होता है। थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि डायग्राम उतना खास ना बने, लेकिन समझाने के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। इस टाइप का ये रेगुलेटर है, ठीक है। 1 2 3 ये इसकी पिन है रेगुलेटर की। ये आपका ग्राउंड का है, और ये आपका वोल्टेज इनपुट 3.3 वोल्ट यहाँ से इनपुट होती है इस पिन से, और यहाँ से आउटपुट होती है 1.7 या फिर 1.8 के समथिंग यहाँ से आउटपुट होती है। और ये लेग बिल्कुल एक होती है। या आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप या तो फिर यहाँ पर चेक कर लीजिए 1.7 वोल्ट के आसपास। अभी क्या है कि देखिए, मल्टीमीटर को आपने एक ग्राउंड का जो पॉइंट है यहाँ पर रख लेना है, और आपने एक यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर में 1.78 के आसपास वोल्टेज मिलनी चाहिए आउटपुट में, और इनपुट में 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, तब जाके आपका ये सही है। अगर ख़राब रहेगा तो आपका आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं देगा। तो इस तरीके से आप इस रेगुलेटर की वोल्टेज फिक्स करके देख सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में 1.7 से कम, यानी कि 1.23 के आसपास यहाँ से आउटपुट हो रही है, समझ लीजिए ये रेगुलेटर में प्रॉब्लम है। इस कंडीशन आपने इस रेगुलेटर को चेंज करके नया रेगुलेटर डाल देना है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, आपका SMPS में जो वोल्टेज आती है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हम क्या करें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अभी देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ SMPS ट्रांसफार्मर से।
SMPS ट्रांसफार्मर परसों तक हमने प्राइमरी सेक्शन की बात करी थी, वो हमने जितने भी ये कंपोनेंट थे उनको मैं क्लियर करते चला था, उनको मैंने चेक भी किया था और सबको मैंने आपको बताया था कैसे कंपोनेंट को चेक किया जाता है। 2-3 वीडियोज़ हैं, उनको देख लेना, आपको टोटली सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर SMPS ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करें, और यहाँ पर आपको ये ऑप्टोकपलर चेक करना है, और ये वाला जो आपका ये कैपेसिटर है, ये जो इसको और इसको न्यूट्रल को एक कर देता है, उसको भी चेक करना है। मतलब जो आपका सेकेंडरी सेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं इस ट्रांसफार्मर्स के इधर को, ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये सब सेकेंडरी सेक्शन के हैं। और ये भी आपको अभी तो ऐसे लग रहा होगा यार कैसे हम देखें कौन सा किस वोल्ट को मैनेज कर रहा है, वो अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप पेशेंस रखिए। फिलहाल यहाँ पर SMPS ट्रांसफार्मर को चेक कैसे किया जाता है और इस ऑप्टोकपलर को कैसे चेक किया जाता है, इस कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है, सबसे पहले वही बताओ, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन में आधे आधे लगे होते हैं। इसकी 1 लेग प्राइमरी सेक्शन में, 1 लेग सेकेंडरी सेक्शन में होती है, इसकी 2 लेग प्राइमरी, इसकी 2 लेग सेकेंडरी सेक्शन में। ये स्विचिंग के लिए है और ये भी आपका स्टेप डाउन और स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए यही सबसे मेन रोल यहाँ पर निभाता है। अब देखिए इसको चेक कैसे किया जाता है, सबसे पहले वही बताऊं। वैसे मैं मल्टीमीटर यहाँ पर पीले रंग का ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर कमेंट रहती है सर यही वाला मल्टीमीटर यूज़ करिए, इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। इसको हम आपका कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लेते हैं। अब यहाँ पर SMPS ट्रांसफार्मर की जो लेग है हमारी प्राइमरी की और सेकेंडरी की, ठीक है, प्राइमरी की और सेकेंडरी की, इन लेग पे कभी भी आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। कब? वैसे अगर कभी आपका ये बिल्कुल डेड है, सब कुछ आपने प्राइमरी सेक्शन के आपको क्लियर हो चुका है और आपको फिर भी शॉर्टिंग या फिर कोई दिक्कत आपको नज़र आ रही है, या फिर प्राइमरी सेक्शन में से सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी शॉर्टिंग आपको आ रही है, तो अपने SMPS ट्रांसफार्मर देखिए 1 2 3 4 प्राइमरी की 4 लेग और सेकेंडरी की 1 2 3 4 5, सेकेंडरी की 5 लेग और प्राइमरी की 4 लेग आपने ज़रूर चेक करनी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी यहाँ पर वैल्यू शॉर्टिंग और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी यहाँ पर वैल्यू, देखिए यहाँ पर अभी मेरा एक कंटिन्यूटी पे बिल्कुल सेट है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब इस लाइन से इधर को 4 लेग और इस लाइन से इधर को जो 5 लेग हैं उनमें कोई भी यहाँ पर वैल्यू शॉर्टिंग और कुछ भी आपको कुछ भी यहाँ पर मल्टीमीटर कोई भी हरकत नहीं आनी चाहिए, ये देख सकते हैं। अब दूसरी बात है प्राइमरी सेक्शन में आपने इस तरीके से ये चेक करना है, और ये देखिए मतलब 2 लेग में आपको इस तरफ की 2 लेग में आपको यहाँ पर बीप सुनाई देगी, इस तरफ की 2 लेग में आपको बीप सुनाई देगी। ये प्राइमरी सेक्शन के आपका फॉल्ट का पता चल जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में बता रहा है, और इनमें नहीं बताएगा, इनमें नहीं बताएगा। हाँ कुछ ओम्स ये वैल्यू वगैरह दिखा सकता है ये, क्योंकि अदर कंपोनेंट की वजह से ऐसा होता है। बाकी हम प्राइमरी सेकेंडरी का कोई भी मेल नहीं होना चाहिए भी बता दिया। अब सेकेंडरी में आपको यहाँ पर वैल्यू जरूर आएगी और बीप भी आपको सुनाई दे सकती है सभी लेग पे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप ट्रांसफार्मर को शॉर्टिंग वोटिंग मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में इस तरीके से सबके सब अंदर से राउंड मार के एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये ट्रांसफार्मर के अंदर का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया रहता है। बाकी आपको बता दिया ट्रांसफार्मर को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टोकपलर की, यानी कि ऑप्टोकपलर फोटोकपलर भी इसे बहुत लोग कहते हैं। तो इसका जो 2 लेग है ये वाली, ये रहती है 2 सेकेंडरी में 2 प्राइमरी, यानी कि 2 आपकी आउटपुट में और 2 इनपुट में। इतना आप समझ गए होंगे। अभी क्या है कि इस तरीके से भी दिखा देता हूँ। इस लाइन के उस पार 2 लेग, इस पार 2 लेग आपको दिख रही होंगी, इस ऑप्टोकपलर की इस तरीके से दिख रही होंगी। तो इस ऑप्टोकपलर की जो आपका आउटपुट सेक्शन है, यानी कि इसका सेकेंडरी सेक्शन है, उसमें जो 2 लेग हैं उनमें एक तरफ से वैल्यू आएगी, एक तरफ से नहीं आएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको आ रही होगी, और उल्टा करके दिखाऊं तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलईडी यूज होती है, IR LED, जो कि फोटो ट्रांजिस्टर इसके अंदर होता है। इंटरनली इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना है, उसको भी ज़रूर देख लेना। और उस तरफ की 2 लेग में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। वैसे करके आपको ज़रूर इसमें वैल्यू दिख रही होगी। अगर इसको बोर्ड से निकाल के चेक करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं दिखा देगी। अभी जो वैल्यू आ रही है ये अदर कंपोनेंट्स की वजह से आ रही है। अगर इसको निकाल के चेक करते हैं तो जो इसका जो प्राइमरी सेक्शन की 2 लेग है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आती है, और सेकेंडरी सेक्शन में आपका वैल्यू ज़रूर आती है। इतना आपने देख लेना है। और बात करते हैं
ट्रांसफार्मर को चेक कर लिया, हमने ऑप्टोकपलर को चेक लिया, और इस नीले कैपेसिटर को चेक करते हैं। इस नीले कैपेसिटर में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप देख लीजिए वैल्यू, अगर आपको अभी भी कोई वैल्यू दिखाई देती है तो उस कंपोनेंट को बाहर निकाल के चेक करना है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आती है। अब ये कैपेसिटर का यूज बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इस कैपेसिटर की एक लेग को हम ट्रेस करेंगे। बहुतों को ट्रेस करना नहीं आता पीसीबी, तो इसकी जो एक लेग है उसको आप ट्रेस कीजिए। कहाँ जा रहा है ये देखिए, इस कैपेसिटर के न्यूट्रल पे जा रहा है, यानी कि इस कैपेसिटर के नेगेटिव में इस कैपेसिटर की एक लेग जा रही है, ये नीले वाले कैपेसिटर की जो दोनों से अटैच्ड है, ठीक है, इसके नेगेटिव में जा रही है। और इस कैपेसिटर की जो सेकेंडरी सेक्शन की लेग है वो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव में। सभी कैपेसिटर के नेगेटिव में जाएगी, ये जो जितने भी कैपेसिटर है ना उस सभी के नेगेटिव में जाएगी इसकी एक लेग। अब देखिए अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इसका और इसका न्यूट्रल एक हो जाता है, तब आपके जो सेट ऑफ बॉक्स है ना उसकी बॉडी स्पार्क करती है, या फिर आप बॉडी पे हल्का सा हाथ मारते हो तो करंट मारती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वो क्यों होता है, इस कैपेसिटर के ख़राब हो जाने की वजह से। इस कैपेसिटर को निकाल के आप दूसरा डाल दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी, फिर ये भी सॉल्व हो जाएगी। अब ये तो मैंने बात करी इसकी। अब बात करते हैं यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज हैं ये अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो हमें कैसे उनको सही करना चाहिए। बात करता हूँ 3.3 वोल्ट की। 3.3 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रही है, या फिर ज़्यादा मिल रही है, या फिर कोई भी इसमें ऐसा इश्यू आ रहा है, तो 3.3 वोल्ट की आपने लाइन को ट्रैक करना है। एक लाइन जा रही है आपका यहाँ पर, ये तो कहीं नहीं जा रही, यहाँ पर ख़त्म हो गई है। देखिए आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ये है 3.3 की लेग, इसको हम ट्रैक करेंगे यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी हुई है जो इसको वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप करने के लिए लगी हुई है। अब इस डायोड की एक लेग जा रही है कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक भी एक डायोड लगी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। इसका नंबर क्या है, 5399। इसकी भी 5399 है और इसकी भी 5399 इसका नंबर है। ये IN 5399 जो कि रेक्टिफायर में लगती है, वो वाली डायोड यहाँ पर यूज की गई है। दो डायोड से ड्रॉप करके यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक डायोड, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड, और वो जो ट्रैक है आपका 5 वोल्ट पे जा रहा है। मतलब 5 वोल्ट से दो डायोड लगा के इसको ड्रॉप किया जाता है, यानी कि इसको थोड़ा सा डाउन किया जाता है, तब जाके आपको 3.3 वोल्ट मिलता है। समझ गए आप, 5 वोल्ट से ये आपको ड्रॉप करके दी जाती है 3.3 वोल्ट। यानी कि 5 वोल्ट में कोई भी आपका दिक्कत होगी तो 3.3 जरूर डिस्टर्ब होगी। अगर आपका 3.3 वोल्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है तो, या फिर बहुत ही डाउन हो रही है, तो 5 वोल्ट से जो आपका यहाँ से यहाँ तक एक डायोड और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड आपको मिल रही है ना, इन दोनों डायोड को आपने चेंज ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर एक डायोड ये और एक डायोड ये, इन दोनों को चेंज ज़रूर कर लेना है। कब, जब आपका 5 वोल्ट बिल्कुल फिक्स आ रही हो और 3.3 वोल्ट बहुत कम आ रही हो, तब जाके ये डायोड चेक करना है। और लोड में, ये सब आपने लोड में चेक करना है, लोड में आपको फिक्स वोल्टेज आती है। अब एक चीज़ अभी और बताऊँगा आपको, पहले मैं 5 वोल्ट का पूरा क्लियर कर दूं। 3.3 का कर दिया, 5 वोल्ट से आपको दो डायोड देके यहाँ पर लगाई जाती हैं। अब 5 वोल्ट के ट्रैक को हम चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट अगर डिस्टर्ब कर रही है तब जाके 3 वोल्ट आपका डिस्टर्ब करेगी। तो 5 वोल्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसके जस्ट पीछे ये एक कॉइल है। कॉइल जो होती है आपकी एल करके इसमें कोडिंग दी जाती है कॉइल की, ठीक है। ये कॉइल है और कॉइल में आपका बीप आती है। कभी भी आप चेक करेंगे कॉइल को तो आपको कॉइल में इस तरीके से आपको कुछ रीडिंग या फिर कुछ इस तरीके से कंटिन्यूटी सुनाई देगी, इस तरीके से, समझ गए। तो कॉइल ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है, तो कॉइल है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कैपेसिटर है। ये देखिए ये कैपेसिटर है 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो ये तो फिल्ट्रेशन के लिए है। कैपेसिटर की जो पॉजिटिव है वो ये वाली है। अब ये लेग जा कहाँ रही है, इसको हमने ट्रैक करना है। 1 मिनट, ये कौन सी है, हाँ ये कैपेसिटर की पॉजिटिव है। तो 5 वोल्ट जो आपको मिल रही है जो है उस कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज ज़रूर चेक कर लेनी है कितना वोल्ट आ रही है। अब इस ट्रैक को हमने यहाँ से 5 वोल्ट से हमने इस तरीके से ट्रैक करा था, वो जा रहा है इस कॉइल पे, कॉइल से जा रहा है इधर पे। अब पहले हम इसको बाद में ट्रैक करेंगे, फिर यहाँ पर कॉइल से ये वाली लेग को ट्रैक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक क्या लगा होता है आपका
एक रजिस्टर लगा होता है, और वो रजिस्टर उस रजिस्टर से होते हुए आपका जाता है कहाँ पर, यहाँ पर, ये कहाँ पर, TL 431, ये आपका एडजस्टेबल जेनर है। ये आपको ट्रांजिस्टर की शेप में मिलता है। ये एक जेनर डायोड है। इसका उपयोग करके आप, यानी कि इसका प्रयोग करके आप एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। आउटपुट आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हैं। 5 वोल्ट में कभी भी डिस्टर्ब आती है, या तो फिर आपका ये एडजस्टेबल जेनर से आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अगर नहीं है, ज़्यादातर कंडीशन में इससे प्रॉब्लम नहीं आती। ज़्यादातर कंडीशन में आपका किससे प्रॉब्लम आती है वो अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल लगी हुई थी जो आपको मैंने दिखाई थी। तो कॉइल के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो फिल्ट्रेशन के लिए है, जो आपका पैरेलल पे लगा होता है। पॉजिटिव लेग है, ये नेगेटिव लेग है, ये पॉजिटिव लेग है। सभी कैपेसिटर की नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड रहती है, वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव लेग है, यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या है ये ज़रा देख लो। ये है सबसे बड़ा डायोड, ये वाला सबसे बड़ा डायोड। और ये डायोड आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मर के यहाँ से। तो यहाँ से आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है, और उसके बाद 5 वोल्ट यहाँ पर मिली है, उसके बाद आपका यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर ये जो आपका ये दिया गया ना TL 431, ये इसकी रेफरेंस की पिन पे जा रहा है। देखिए टोटल मिला के 5 वोल्ट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपने सबसे पहले तो इस डायोड को चेंज करके देख लेना है। इस डायोड को चेंज करके देख लीजिए, 5 वोल्ट आपको मिल रही है, तब जाके आपको 5 वोल्ट मिलेगी, तब जाके आपको 3 वोल्ट वहाँ पर मिलेगी। तो एक तो ये डायोड की वजह से होता है। दूसरा आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है ना, ये सभी चेक करने हैं। एक रेजिस्टेंस चेक करना है आपने, और ये TL 431 चेक करना है। ये सारे आपने कंपोनेंट चेक करना है। जितने भी ओम्स के या फिर जितने भी इसमें आपको ये कैपेसिटर वगैरह जो भी दिख रहे हैं, इनमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और रेजिस्टेंस जितने वैल्यू का है उतना वैल्यू यहाँ पर दिखाना चाहिए। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना ये ऑप्टो कपलर पे वो वोल्टेज नहीं जाएगी और स्विचिंग नहीं होगा। स्विचिंग ये सब ऑप्टो कपलर पे LED जलती है, और वहाँ पर वो स्विचिंग होते हुए ये इसको ऑन करता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होती है। इसका मैं एक डायग्राम ज़रूर बनाऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ पे। फिलहाल आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस चेक करने हैं इस तरीके से। अभी ये आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 20K पे सेट कर लेना है। और अभी यहाँ पर देखिए ये आपकी 8 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। दूसरी आपका 3 हाँ ये आपका लगभग भाई 4 दिखा रहा है, तो 4 किलो ओम्स की ये बढ़ रहा है। तो ये भी 8 किलो ओम्स की है। 1 मिनट, हाँ ये भी आपका 8 किलो ओम्स की है। ये बढ़ रहा है क्योंकि कैपेसिटर पे लगा होता है पैरेलल पे, तो कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसको निकाल के चेक करना है। ये दोनों 8 किलो ओम्स की हैं, और ये कितने ओम्स या फिर किलो ओम्स की आप पता चलेगा। ये थोड़ा सा कम वैल्यू का है, यानी कि कितने ओम्स या किलो ओम्स का बता देगा। ये 214 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर ली है, सब कुछ ओके है। और आपने ये ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेना है, जो आपको एडजस्टेबल जेनर मिलता है, यानी कि ट्रांजिस्टर की शेप में है। तो इस तरीके से आपने भी चेक करना है, कहीं भी आपको शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये भी आपका ओके है। तो समझ लीजिए आपको लास्ट में इस डायोड को ही चेंज करना पड़ सकता है, तब जाके आपका 5 वोल्ट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और 3 वोल्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इसी डायोड से ड्रॉप होकर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रही है, और 5 वोल्ट से आपको ड्रॉप होकर 2 डायोड लगा के इस और इसको लगा के यहाँ पर तब जाके 3 वोल्ट मिलती है। देखिए आपको ये कब करना है, जब आपका बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रही या फिर कम आ रही हो। उसके बाद ये जो रास्ते में हमारा कैपेसिटर यहाँ पर था ना, ये वाला कैपेसिटर जो 5 वोल्ट की, जब हमने इसको ट्रैक किया था इस तरीके से, रास्ते में ये वाला कैपेसिटर हमको मिला था। तो ये कैपेसिटर कभी फट जाए तो क्या होता है ना, तो आपका 3.3 वोल्ट जो है बिल्कुल नहीं मिल पाता, यानी कि 5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट। इस कैपेसिटर से आपका 5 वोल्ट भी आ रहा है, 3 वोल्ट भी आ रहा है। तो इस कैपेसिटर के फट जाने की वजह से, वीक हो जाने की वजह से आपको प्रॉपर वोल्ट नहीं मिलती है। वैसे आप चेक करोगे तो मिलेगी, आप लोड पे चेक करोगे वोल्टेज नहीं मिलेगी। इस कैपेसिटर के ख़राब हो जाने की वजह से, वीक हो जाने की वजह से आपका वोल्टेज बहुत कम आती है, इतना आप याद रखना। तो इस डायोड को चेंज करने से पहले आप इस कैपेसिटर को चेंज ज़रूर कर लेना, तब जाके आपको
इस डायोड को चेंज करना है अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हुआ हो तो। इस डायोड को चेंज करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर आपने इन कंपोनेंट्स को चेक करके चेंज कर लेना है। ये तो हो गया 5 वोल्ट का, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। आपने अगर वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लिया होगा। वैसे भी आपको अभी भी माइंड में बहुत चीज़ें आ रही होंगी, सब क्लियर मैं करते चलूँगा। 3.3 और 5 वोल्ट का हमारे यहाँ पर जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 12 वोल्ट का, यानी कि यहाँ से जो तीसरे नंबर की पिन है वो 12 वोल्ट की है। 1 2 3 ये है ग्राउंड की बोले तो नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर ये चार्ज देखिए, अब आपको ये देखिए ये चार्ज हो चुका है ना। अभी कितनी देर से चार्ज था, स्पार्क हो रहा था। तो यहाँ पर ये है 12 वोल्ट की पिन, तीसरे नंबर की ग्राउंड की, सभी की ग्राउंड एक ही होती है। तो 12 वोल्ट की है। अगर आपको 12 वोल्ट यहाँ पर दिक्कत कर रही है, यानी कि 12 वोल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, या फिर आपका वैसे चेक करने पे मिल रही है और लोड में लगाने पे 12 वोल्ट नहीं मिल पा रही, तो आपने क्या करना है, या फिर आपके ऑडियो बोर्ड में यानी कि आपके जो कार्ड में है ऑडियो नहीं आ पा रही है, तो हो सकता है 12 वोल्ट को डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो रहा होगा। तो ये 12 वोल्ट को आपने ट्रैक करना है। ये पिन कहाँ जा रही है आपका, ये जा रही है आपका, हाँ, इस कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर के, ये कैपेसिटर कितने वैल्यू का है, 25 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का। इस कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से और ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको करेक्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है, चेंज के लिए फिर भी दिक्कत आ रही है, तो इस वाले ट्रैक को आप फॉलो करो, इस ट्रैक को फॉलो करो। ये जा रहा है इस पिन पर, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी होती है जो कि इस बड़ी डायोड के बगल में है छोटी डायोड, ठीक है। ये सभी आपकी डीसी की डायोड हैं, ये सुपर फास्ट रिकवरी और स्कॉटी डायोड, ये सभी ये डीसी डायोड हैं क्यों, जो फास्ट रिकवरी करने के काम पे आती है। ये सब पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देख लेना, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। अभी क्या है कि इस डायोड के ख़राब हो जाने की वजह से आपको 12 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल सकती है या फिर डिस्टर्ब हो सकती है। आपने 12 वोल्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इस डायोड को और इस कैपेसिटर को, यानी कि इस कैपेसिटर को यहाँ से दूसरे नंबर के कैपेसिटर को आपने चेक करना है। आपको कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। इसकी वैल्यू भी शिफ्ट हो जाती है, कभी हाफ शॉर्टिंग आती है, तो दोनों को एक बार चेंज कर लेना, आपको 12 वोल्ट वहाँ पर मिल जाएगी। एक्यूरेट 12 वोल्ट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा बढ़ के मिलेगी, आपको मैंने फ्रेश एम्पियर्स में दिखा दिया है। वोल्ट ज़्यादा मिलती है, एम्पियर बहुत कम होता है, इसलिए आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं 24 वोल्ट की। 24 वोल्ट यहाँ पर मतलब यहाँ से 1 2 3 4 चौथे नंबर का पिन है 24 वोल्ट का। तो 24 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले 24 वोल्ट का जो ट्रैक है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, कैपेसिटर है। तो देखिए सभी के पास में एक कैपेसिटर होता है, 24 वोल्ट के लिए एक कैपेसिटर होता है। भाई कैपेसिटर किस लिए होता है, उसके वोल्टेज को मेंटेन करने के काम पे आता है। अगर कहीं पे वोल्टेज कम हो जाती है तो उसको लोड को मेंटेन करता है कौन, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सबसे बड़ा रोल होता है आपके सर्किट बोर्ड में। इस कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से और फटने की वजह से यहाँ पर 24 वोल्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इस कैपेसिटर को जो हमेशा चेक करना है या चेंज करना है। अभी बात करते हैं कैपेसिटर को, तो आपने चेक कर लिया, फिर भी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पर यहाँ से आते कि डायोड लगी है, तो ये इस डायोड के ख़राब हो जाने की वजह से और या फिर शॉर्ट हो जाने की वजह से यहाँ पर आपको वोल्टेज का प्रॉब्लम मिल सकता है 24 वोल्ट का। बस इतना सा इसमें काम करना है। और एक इस कनेक्टर पे हमें 12 वोल्ट मिलती है जो कि ऑडियो के लिए होती है। तो इस कनेक्टर में यहाँ पर इसको फॉलो कीजिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कनेक्टर में 12 वोल्ट का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो तब जाके आपने इस कैपेसिटर को चेक करना है। वो सब कुछ ठीक है तो इस कैपेसिटर को भी चेक कर लिया, तो उसके बाद आपने जाना है इस ट्रैक को फॉलो करना है। यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी होती है जो कि इस कनेक्टर के 12 वोल्ट के लिए ये जो डायोड है वो मैनेज करती है। इसको आपने चेक कर लेना है। आपको चेक करना नहीं आ रहा है तो इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने चेक करना है डायोड को, किसी में शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो आपने डायोड को आपने इस तरीके से चेक कर लेना है। एक तरफ से वैल्यू देगा डायोड और एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं देगा, इस तरीके से। समझ गए आप? तो अब आप समझ गए होंगे कि डायोड को आपने कैसे चेक करना है। और कैपेसिटर को जब भी चेक करते हैं तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से। जब भी कैपेसिटर को चेक करते हैं वैल्यू दिखा सकता है, कोई बात नहीं, वैल्यू दिखा के 0 बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर थोड़ा बीप मार के थोड़ी देर बाद बंद हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू इस तरीके से बीप नहीं मारना चाहिए। तो साथ में कैपेसिटर को चेंज ज़रूर कर लेना है। ये सब आपका होगा आउटपुट वोल्टेज के लिए। अभी क्या है कि
एक बार और बता देता हूँ आपको, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि ये सब कंपोनेंट हमारे प्राइमरी के बिल्कुल ठीक होते हैं, फिर भी हमारी आउटपुट में वोल्टेज डिस्टर्ब करती है। ऐसा क्यों? दरअसल यहाँ पर जो मेन से आपकी सप्लाई आ रही है वो इस कैपेसिटर से होते हुए आ रही है। इस रेक्टिफायर के बाद जब इस कैपेसिटर पे जाती है तो यहाँ पर भाई ये कैपेसिटर आपका ख़राब होगा। भाई जब ये कैपेसिटर ख़राब है तो वो वोल्टेज को भाई मेंटेन कैसे करेगा? कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है? आपकी जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करता है। तो एक कैपेसिटर ख़राब हो जाने की वजह से वोल्टेज को मेंटेन नहीं करेगा तो वो आगे को वोल्टेज जो भेजेगा उसके लोड को सहन नहीं कर पाएगा। तो वीक हो जाने की वजह से, यानी कि इस कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से भी आगे वोल्टेज प्रॉपर आपकी नहीं बन पाती। इसलिए ये सब काम करने से पहले आपने इस कैपेसिटर को चेंज करके और इसको आपने लोड में लगा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, लोड में यानी कि इस तरीके से लगा के तब जाके वोल्टेज यहाँ पर चेक करनी है। तब जाके आपको वोल्टेज चेक करनी है। कब? जब आपको ऐसा कोई डिस्टर्ब हो रहा है वोल्टेज का, तो इस कैपेसिटर को पहले चेंज करना है, क्योंकि इतने सारे आप कंपोनेंट तो चेक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है इसका, बहुत ही सिंपल काम है। इस सबको करने से पहले इस कैपेसिटर को आपने एक बार चेंज करके देख लेना है। ये होता है 400-450 वोल्ट करीब का होता है। और माइक्रोफैरड की बात करें तो माइक्रोफैरड है इसमें 47 माइक्रोफैरड। कोई बात नहीं, इसमें आप 10, 12, 15 माइक्रोफैरड या फिर 50, 55 के आसपास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए आप? इनको चेक करने से पहले आपने इसको चेंज करके देख लेना है, तब जाके आपको वोल्टेज का इशू जो है सही होगा तो ठीक है, नहीं तो आपने एक एक करके फिर चेक करना है। और जैसे कि वीक सिग्नल और नो सिग्नल का प्रॉब्लम आता है आपको, जैसे कभी नो सिग्नल या फिर वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने क्या करना है अभी बताता हूँ। यहाँ पर वीक सिग्नल और नो सिग्नल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखिए इस कैपेसिटर को चेंज कर लेना है। भाई आपकी प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन पाएगी तो क्या होगा? आपकी वीक सिग्नल की, नो सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादातर वीक सिग्नल और नो सिग्नल की जो प्रॉब्लम आती है, सिग्नल क्वालिटी और इसकी स्ट्रेंथ जो बढ़ती है वो आपका 3.3 वोल्ट से बढ़ती है। उसके साथ आपका LNB की जो 24 वोल्ट है वो भी आपको फिक्स होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको बताया वो अच्छी तरीके से आपने सीखा होगा, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। पिछली वीडियो में प्राइमरी, अभी क्या है कि सेकेंडरी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप कि आपने इसमें से बहुत ही ज़्यादा जानकारी ली होगी। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको 1 मिनट और इस सप्लाई के बारे में भी बता देता हूँ। इस सप्लाई का भी मेथड बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एक जेनर लगी हुई है जो यहाँ पर फिक्स 3.3 वोल्ट को दे देती है। यानी कि इस जेनर की वजह से यहाँ पर वोल्टेज फिक्स यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलती है। बाकी मेथड वही है, एक कैपेसिटर हर वोल्टेज को, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3.3 को मैं दिखाऊं, इसको हम ट्रैक करेंगे। 3 और 5 का एक ही साथ यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपको बताया था। तो 3 और 5 यहाँ पर एक ही ट्रांसफार्मर से एक ही सप्लाई इनके लिए आती है। तो यहाँ पर एक जेनर लगा के इसको फिक्स कर दिया गया है। तो कभी क्या होता है ना, इस जेनर के शॉर्ट हो जाने की वजह से आपको 3 या 5 वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए इस जेनर डायोड को आपने एक बार निकाल के ज़रूर चेक कर लेना है। जेनर में कोई भी आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस जेनर के ख़राब हो जाने की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। देखिए वहाँ पर जेनर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, वैल्यू वगैरह कुछ ना कुछ दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो इस जेनर की वजह से 3.3 वोल्ट यहाँ पर इस सप्लाई में डिस्टर्ब करती है। बाकी आपको इसको ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी यहाँ से यहाँ तक एक वही बड़ी वाली डायोड यूज हुई है, आपको बताया था ना। बाकी बिल्कुल वही मेथड है, बस इसमें एक जेनर लगी हुई है 3 और 5 को मैनेज करने के लिए। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ इसमें सीख लिया होगा। इसमें मैंने बहुत सारे आपको कार्ड के बारे में भी जानकारी दे दी और सप्लाई के बारे में भी जानकारी दे दी। अभी भी कोई आपका ऐसा कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कर लेना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो मैं बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, लगभग मेरे को 60-70 कमेंट आ जाते हैं, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इससे डिस्प्ले से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना बता दूंगा। इसके सेंसर वगैरह और रिमोट नहीं चल पा रहा है, ये सब मैं बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो इतनी ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।